हे भगवान, कितनी जोर जोर से बारिश हो रही है। समझ नहीं आ रहा ये आंधी तूफान कहाँ जाकर रुकेगी। माँ जी, मुझे तो इस छत का भी भरोसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी ये छत टूटकर गिर सकती है। हाँ बहू, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते जिससे हम अपने घर की मरम्मत ही करवा लेते। हमारे पांचों बेटे निकम्मे ना होते तो शायद आज हम अच्छे खासे पक्के मकान में होते और ये परेशानियां भी नहीं होती। लेकिन पांचों निकम्मे निकल गए। ऊपर से पांचों बहुओं को गर्भवती करके शहर चले गए हैं और शहर से अभी तक वापस आने का नाम तक नहीं लिया इन्होंने। पिताजी, वो पांचों वहाँ काम करने के लिए ही तो गए हैं। हाँ पिताजी, क्या पता वो पांचों वहाँ काम कर रहे हो। कोई काम नहीं कर रहे होंगे, बस अपनी अय्याशी कर रहे होंगे। वहां पर जाकर, शहर जाकर इंसान शहर के रंग में रंग जाता है, तुम्हें क्या पता। अपने ससुर की बात सुनकर पांच बहू बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। चलो, थोड़ी सी बारिश कम तो हुई। बाहर आंगन में पानी भर गया है, अब खाना कैसे बनाएंगे? चूल्हा भी गीला हो चुका है। बारिश होने के समय मैंने चूल्हे के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगा दी थी, शायद वो गीला नहीं हुआ होगा। पांच बहू बारिश के रुकने के बाद अपने अपने कामों में लग जाती हैं। कोई घर के अंदर से पानी साफ करती है तो कोई आंगन से पानी बाहर निकालती है, तो वहीं दो मिलकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। पांचों ही गर्भवती होती हैं और उन्हें काम करने में थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है। अगर मेरी उम्र ना हुई होती, मेरे जोड़ों में दर्द ना होता तो मैं तुम्हें इतना काम नहीं करने देती। मैं तुम पांचों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम पांचों जिंदा हैं, हम अपने आप इस घर को संभाल लेंगे। वैजयंती जब अपनी बहू की बातें सुनती है तो उसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। अरे ये क्या, घर में तो एक बूंद पानी भी नहीं है। चलो पारुल, हम दोनों मिलकर पानी लेकर आते हैं। पारुल और रेखा दोनों पानी लेने के लिए नदी किनारे जाती हैं, जहाँ वो दोनों बहुत बड़ी बड़ी घास देखती हैं। जरा देखो तो सही, ये बड़ी बड़ी घास कितनी प्यारी लग रही है। हमारे घर पर बारिश की वजह से बिस्तर गीले हो गए हैं। एक काम करते हैं, हम इन हरी हरी घासों को काट कर घर लेकर चलते हैं और इनका अपना बिस्तर बना लेंगे। ये गीली भी नहीं होंगी और आराम से भी सो पाएंगे। हाँ हाँ, बढ़िया सुझाव है। वो दोनों पानी के साथ साथ घास भी काट कर घर पर ले आती हैं। अरे तुम दोनों इतनी सारी घास काट कर क्यों लेकर आई हो? बस अभी देखती जाओ। रेखा और पारुल घास से बिस्तर तैयार कर लेती हैं और उन पर अपनी सास ससुर को सोने के लिए कहती हैं। माँ बाबूजी, सारे बिस्तर तो गीले हो गए हैं, आप इनके ऊपर सो जाइए। वैजयंती और हेमंत जब घास के बिस्तर पर लेटते हैं तो उन्हें बहुत आनंद मिलता है। ये तो बढ़िया है, घास से बने बिस्तर कपड़े के बिस्तर से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पर इन पांच को सो जाने देते हैं, ये बेचारी गर्भवती हैं। इस तरह वैजयंती और हेमंत उन बिस्तर पर सोते ही नहीं, वो अपनी बहू को उन घास के बने बिस्तर पर सुला देते हैं। कुछ दिन बीतने पर अब घर के अंदर राशन भी खत्म हो जाता है। घर में राशन भी नहीं बचा, राशन भी खत्म हो गया है। अब हम लोग खाने में क्या बनाएंगे? माँ जी भी इतनी उम्र की हो गई है कि अब उनसे काम भी नहीं होता। हम पांचों को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम रोजाना का पैसा कमा सकें। अरे हम घरेलू औरतों को आता ही क्या है सिवाय खाना बनाने के। ना हमने पढ़ाई की, ना हमने कहीं अच्छी नौकरी की, तो बताओ हम क्या ही करेंगे। खाने में मुझे याद आया कि हम खुद का ढाबा भी तो खोल सकते हैं। अरे जरूरी नहीं है कि घरेलू औरत के पास कोई हुनर ही नहीं होता। उनके पास सबसे बड़ा हुनर तो यही होता है कि वो बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाना जानती हैं। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन ये बताओ, अगर हम अपना ढाबा खोलते हैं तो सबसे पहले ढाबा तैयार करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो लकड़ी और घास से हम अपना खुद का ढाबा बना सकते हैं। ढाबा तो तैयार हो जाएगा, फिर ढाबे में खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से आएगा? मेरे पास ये सोने की नथ है, इसे बेच देते हैं। इससे जो भी पैसे आएंगे उससे ढाबे में खाना बनाने के लिए राशन ले आएंगे। वो पांच आपस में ये सारी बातें कर ही रही होती हैं और ये सब कुछ वैजयंती सुन लेती है। नहीं नहीं, तुम्हें अपनी सोने की नथ बेचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इस छोटी सी नथ से कुछ नहीं होगा। सरकार औरतों को 30,000 रुपए का लोन देती है। मैं अपने नाम पर छोटा सा लोन करवा लेती हूँ और जब पैसे आएंगे तो धीरे धीरे लोन भर देंगे। ये सुनकर पांच बहू खुश हो जाती हैं। वैजयंती अपने नाम से 30,000 रुपए का लोन करवा देती है और उन पैसों से ढाबे में बनाने के लिए राशन खरीद कर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहू मिलकर जंगलों से लकड़ियां लेकर आती हैं और बहुत सारी घास काट कर भी लाती हैं। ढाबे की छत तैयार हो गई, अब ढाबे का ढांचा तैयार करते हैं। वो एक के बाद एक सारे काम करके पूरा ढाबा तैयार कर लेती हैं।
पहले लकड़ी से एक ढांचा तैयार करती हैं और उसे जोड़कर चारों तरफ घास लगा देती हैं, जिससे घास का ढाबा तैयार हो जाता है। लेकिन इन सब में गर्भवती बहुओं को बहुत तकलीफ भी होती है। कभी धूप होती है तो कभी बारिश होती है, जिसकी वजह से वो इस काम को करने में 5 से 6 दिन भी लगा देती हैं। आखिरकार हमारा ढाबा तैयार हो गया, लेकिन अब हमें ढाबे के अंदर टेबल कुर्सियां तो चाहिए ही होंगी। जब हमारा पूरा ढाबा ही घास का बना है तो उसके अंदर की हर चीज भी घास से ही बनी होनी चाहिए। आरती की बात सुनकर शिखा कहती है, और बर्तनों का क्या? आप क्या बर्तन भी घास के ही बनाने वाले हो? ये सुनकर आरती कहती है, देखो बर्तन तो हम लोग घास से नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, केले के पत्ते पर हम खाना जरूर परोस सकते हैं, जिससे हमारे घास के ढाबे को 4 चांद लग जाएंगे। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, हमारा ढाबा तैयार है, बस अब कल से हम लोग अपना ढाबा चलाना शुरू करेंगे। अगले दिन से 5 गर्भवती बहू मिलकर ढाबे में पहुंचकर खाना बनाना शुरू करती हैं। गांव में हरियाली घास से बना ढाबा देखकर और खाने की खुशबू से वहां काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है? पता नहीं, मैंने तो ये गांव में पहली बार देखा है। हर कुछ इसके अंदर घास का बना हुआ है। और देखो तो जरा, इसके अंदर तो वैजंती बहन की 5 गर्भवती बहू काम कर रही हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है कि अंदर जाकर पता लगाया जाए कि क्या बन रहा है। गायत्री इतना बोलकर घास के बने ढाबे के अंदर जाती है। अरे भाई, क्या बनाया जा रहा है? बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने की खुशबू से मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। आइए आइए, हमारे घास की बनी ढाबे में बैठिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। कढ़ी चावल, छोले चावल, आलू चावल और मीठे में सूजी का हलवा भी मिलेगा। कहो तो प्लेट लगा दूं, मात्र 100 रुपए एक प्लेट है। 100 रुपए में इतनी सारी वैरायटीज मिलेंगी? जल्दी जल्दी लगाओ तो, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे तो। गायत्री के इतना कहते ही 5 गर्भवती बहू मिलकर उसके सामने एक केले का बड़ा सा पत्ता रखती हैं और उस पर हर तरह की सब्जी रखने के बाद बीच में थोड़ा चावल रखती हैं और साथ में उसे स्वादिष्ट सूजी का हलवा भी परोसती हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गायत्री तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। अरे भाई लाजवाब, तुम 5 बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, सच में ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया होगा। और 100 रुपए में पेट भर खाना खाया मैंने। ये लो भाई तुम्हारे पैसे, ऐसे ही काम करते रहो। गायत्री पैसे देकर घास के ढाबे से बाहर आती है और गांव के और भी लोगों का घास के ढाबे के बारे में और उसके स्वादिष्ट खाने के बारे में बताती है, जिसके चलते एकाएक देखकर गांव के सभी लोग घास के बने ढाबे में जाने लगते हैं। अब इतनी भीड़ हो गई थी कि घास के ढाबे में पैर रखने के लिए जगह ही नहीं रही। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। बारिश के चलते 5 बहू ढाबे में चाय पकौड़े भी बना लेती हैं। अब उनका घास का ढाबा बढ़िया चलने लगता है। गांव के सभी लोग उनके घास के बने ढाबे में आकर खाना खाते हैं। एक दिन की उनकी खूब सारी कमाई हो जाती है। अरे गांव और पड़ोस के गांव तक भी ये बात पता चल गई कि मेरी 5 बहू जो कि गर्भवती हैं, उन्होंने अपने बलबूते पर घास से बना ढाबा खोला है और ढाबा इतना बढ़िया चल रहा है कि बस क्या बताएं। भगवान इसी तरह मेरी 5 बहू को आगे बढ़ाए। अरे वैजंती, जरा देखो तो सही, आज हमारी 5 बहुओं ने मिलकर कितने सारे पैसे कमा लिए। बस उनके काम में ऐसे ही बरकत बनी रहे। वैजंती और हेमंत बात कर ही रहे थे कि तभी उनके 5 बेटे शहर से वापस लौट आते हैं। माँ कैसी हो? तुम 5 वापस लौट आए? आ गई तुम्हें अपने घर की याद? अब भी क्यों आए हो? वापस चले जाओ, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मजबूरी देखकर हम शहर चले गए और आपके बारे में जरा भी नहीं सोचा। लेकिन अब हमें समझ आ गई है, हम अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहते। हमें एक आखिरी मौका दे दो माँ। 5 भाई मिलकर अपनी माँ के साथ अपनी पत्नियों से भी माफी मांगते हैं, जिसके बाद सब उन्हें माफ कर देते हैं। इसी के चलते 5 बहू का आखिरी महीना चल रहा था। उस वक्त उनके पति ढाबे को खुद संभाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो 5 बहू मिलकर स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। इस तरह अब उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है और उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ना दोस्तों, औरत अगर अपनी पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, जैसे कि हमारी स्टोरी की इन 5 बहुओं ने किया। प्रेग्नेंट होते हुए भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंची। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल उजाला AI क्रिएशन को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।